हेलो एवरीवन, मेरा नाम रिया है और आज हम क्लास 12 की बुक इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी का चैप्टर 5 लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर पढ़ेंगे। इस बुक के और भी चैप्टर्स और जो ज्योग्राफी की दूसरी बुक है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, उसके भी काफ़ी चैप्टर चैनल पे अवेलेबल हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप उससे जाके चेक कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में। सो ऑन द बेसिस ऑफ मेन सोर्स ऑफ मॉइस्चर, नमी के अकॉर्डिंग फार्मिंग को दो हिस्सों में बांटा गया है, एक है इरिगेटेड और एक है रेनफेड। सो टाइप्स ऑफ फार्मिंग बहुत सारे उसमें बांटा जाता है, लेकिन इस वक्त हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ मॉइस्चर। सो एक है इरिगेटेड और दूसरा है रेनफेड। सो इरिगेटेड नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा, फार्मिंग कब की जाती है, जब इरिगेशन हो। इरिगेशन आई होप कि आपको पता हो, नहीं भी पता हो तो मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ। इरिगेशन होता है कि पूरे साल तो बारिश हो नहीं पाती और हमें सबको पता है कि प्लांट्स के लिए या क्रॉप्स के लिए पानी कितना ज़रूरी है। इस वजह से पाइप्स के थ्रू या और भी कई चीज़ों के थ्रू क्रॉप्स को पानी दिया जाता है जब बारिश ना हो। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे क्रॉप्स है, यहाँ पे क्रॉप्स है, तो ऐसे पाइप्स डाल देंगे और इन पाइप्स में छेद कर देंगे और फिर जब हम टैप ऑन करेंगे तो यहाँ से इन पाइप्स के थ्रू पानी क्रॉप्स के अंदर चला जाएगा। और भी इसके बहुत सारे तरीके होते हैं इरिगेशन के। सो इरिगेटेड फार्मिंग तब होती है व्हेन फार्मिंग इज़ डन यूजिंग मीन्स ऑफ इरिगेशन। फिर एक है रेन फेड फार्मिंग। सो रेन नाम से पता चल रहा है ये फार्मिंग तब होती है जब बारिश हो। दिस फार्मिंग इज़ टोटली डिपेंड ऑन रेनफॉल, ये बारिश के ऊपर डिपेंड होती है। अब इरिगेटेड के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है प्रोटेक्टिव फार्मिंग और एक होता है प्रोडक्टिव फार्मिंग। ऐसे ही रेन फेड के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है ड्राई लैंड फार्मिंग और एक होता है वेटलैंड फार्मिंग। इरिगेटेड फार्मिंग ज़्यादा डिज़ायरेबल होती है क्योंकि इसमें पूरे साल खेती बाड़ी कर सकते हैं, लेकिन रेन फेड इतनी डिज़ायरेबल नहीं होती क्योंकि बारिश के ऊपर डिपेंड है और बारिश का तो कुछ पता नहीं होता, वो तो किसी के हाथ में नहीं है, वो तो कभी भी आ सकती है। इसलिए ज़्यादातर जो डिज़ायरेबल है वो इरिगेटेड फार्मिंग है। अब हम इसके जो टाइप्स हैं उनको डिटेल में पढ़ेंगे। सो इरिगेटेड का सबसे पहला टाइप है प्रोटेक्टिव फार्मिंग। सो इसके नाम से पता चल रहा है कि ये प्रोटेक्ट करता है। किसको प्रोटेक्ट करता है? क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करता है कि उनमें कहीं ऐसा ना हो कि वो सूखे पड़ जाएं। सो इसमें क्या होता है, इरिगेशन दिया जाता है एज एडिशनल सोर्स ऑफ वाटर ओवर द रेनफॉल। ये स्ट्रैटेजी जो है यूज़ होती है ताकि सॉइल को मॉइस्चर मिल पाए और सॉइल ख़राब ना हो। देन नेक्स्ट है प्रोडक्टिव फार्मिंग। सो प्रोडक्टिव फार्मिंग इज़ यूज टू प्रोवाइड सफिशिएंट सॉइल मॉइस्चर इन क्रॉपिंग सीजन। इसका काम है कि क्रॉप्स को सफिशिएंट सॉइल मॉइस्चर दे पाए। इरिगेशन इसमें इसलिए होती है कि हाई प्रोडक्टिविटी मिल पाए। अब हम पढ़ेंगे रेन फेड के दो टाइप। तो सबसे पहले है ड्राई लैंड और दूसरा है वेटलैंड। सो ड्राई मतलब होता है सूखा और वेट मतलब होता है गीला। ये ड्राई लैंड वहाँ होती है जहाँ पे सूखी ज़मीनें हो और वेटलैंड वहाँ होती है जहाँ पे गीली ज़मीनें हो। ड्राई लैंड मोस्टली उस एरिया में होती है जहाँ पे एनुअल रेनफॉल 75 सेंटीमीटर से भी कम हो, 75 सेंटीमीटर से भी कम हो। और वेटलैंड वहाँ पे होती है जहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा रेनफॉल हो, काफ़ी अच्छी खासी बारिश होती है और सॉइल मॉइस्चर भी काफ़ी अच्छा खासा होता है। ड्राई लैंड फार्मिंग में बहुत हार्ड क्रॉप्स को उगाया जाता है। ड्राई लैंड फार्मिंग में काफ़ी सारे चीज़ों को देखा जाता है। ड्राई लैंड फार्मिंग में काफ़ी सारे मेजर्स लिए जाते हैं ताकि सॉइल जो है वो कंजर्व हो और रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड भी होता है क्योंकि बारिश तो बहुत ही कम होती है, तो जब भी बारिश होती है तब रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है ताकि जो बारिश का पानी है वो सेव हो पाए। जिन एरियाज़ में ड्राई लैंड फार्मिंग होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है पानी की और मॉइस्चराइज़र की। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती हैं, जैसे कि रबी, बाजरा, मूंग, ये कुछ क्रॉप्स हैं जो ड्राई लैंड में उगाई जाती हैं। वेटलैंड में कौन सी प्रॉब्लम आती है? इसमें तो आती थी प्रॉब्लम कि भाई पानी नहीं है, लैक ऑफ मॉइस्चराइज़र, ऐसी प्रॉब्लम। इसमें प्रॉब्लम आती है फ्लड की, बाढ़ की और सॉइल इरोजन की।
वेटलैंड में कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती हैं, जैसे कि जूट, राइस, शुगर केन, ये सारी क्रॉप्स इन सब क्रॉप्स के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, राइस खासकर। सो वो कहाँ उगाई जाती है, वेटलैंड फार्मिंग में। अब हम पढ़ेंगे क्रॉपिंग टेबल के बारे में कि कौन कौन सी क्रॉप्स कहाँ कहाँ पे उगाई जाती हैं। आपकी बुक में पैराग्राफ दे रखे थे तो उसके पॉइंट्स बना के समझाना ठीक है, बट उससे ज़्यादा अच्छा मुझे लगा टेबल सिस्टम ज़्यादा अच्छा है। टेबल से ज़्यादा इजीली समझ में आ जाता है और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो जाए। सो सबसे पहले है सीरियल्स। इसमें 5 क्रॉप्स आते हैं, राइस, व्हीट, ज्वार, बाजरा एंड मेज। तो सबसे पहले हम देखेंगे राइस। राइस उगाया जाता है, इसका कौन सा मंथ है, जून से सितंबर। और अगर आपको याद हो हमने डिस्कस किया था कि जून और अक्टूबर GO कौन सा होता है, खरीफ का। सो जून से सितंबर यानी अक्टूबर सितंबर तक चलता है इसका मंथ। और इसके इम्पोर्टेंट एरियाज़ कौन से हैं, वेस्ट बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। अब हम इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि इट इज़ अ स्टेपल फूड ऑफ इंडिया। ये स्टेपल फूड है, बहुत इंपॉर्टेंट फूड है इंडिया का। ऑलमोस्ट इंडिया के हर घर में राइस बनते ही हैं। एंड ओवर 3000 वेरिएबल्स आर देयर। एंड क्रॉप ऑफ ट्रॉपिकल ह्यूमिड एरिया, इट इज़ अ क्रॉप ऑफ ट्रॉपिकल ह्यूमिड एरिया। देन नेक्स्ट है वीट। तो ये अक्टूबर टू अप्रैल जाता है, यानी कि सर्दियों के मौसम में अक्टूबर से अप्रैल तक। तो हमने डिस्कस किया था कि जो रबी है, अगर आपको याद हो कि वो विंटर्स का होता है, सो वीट भी उसका एग्जाम्पल है रबी का। और ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपके पास एक और पॉइंट ऐड हो जाए लिखने के लिए। कौन कौन से इसके इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं, इसके इम्पॉर्टेंट एरियाज़ होते हैं यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। बिहार इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ वीट। वीट ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया में, गेहूँ जो है मोस्टली, ऐसा नहीं है कि साउथ इंडिया में खाते नहीं, बट मोस्टली यहाँ पे रोटी वगैरह ज़्यादा होती है। सो इसलिए ये एरियाज़ में ये ज़्यादा उगाया जाता है और इसकी क्लाइमेट कंडीशन की वजह से भी। सो ये सबसे इट इज़ द मोस्ट सेकेंड इम्पॉर्टेंट क्रॉप। ये दूसरी इम्पॉर्टेंट क्रॉप है। 14% ऑफ टोटल क्रॉपिंग एरियाज कल्टिवेटेड फॉर वीट कल्टिवेशन। 14% एरिया जो है वो कल्टिवेट होता है वीट के लिए। देन नेक्स्ट है इसमें ज्वार। मंथ होता है जून टू सितंबर। आप खुद लगाना फिर उसके बाद जब आप नोट्स बना रहे होगे कि कौन सा रबी है, कौन सा खरीफ है और कौन सा ज़ेद है। इसके इम्पॉर्टेंट एरियाज़ कौन से होते हैं, कर्नाटका, MP, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड तेलंगाना। ये मेन फूड है इन सेमी एरिड एरियाज़। कौन से एरियाज़ के लिए, सेमी एरिड एरिया के लिए। 16.5 ऑफ टोटल क्रॉप एरिया इन द कंट्री, मतलब इतना है इसका परसेंटेज। इसको एज अ फॉडर क्रॉप भी उगाया जाता है। फॉडर क्रॉप होती है वो क्रॉप्स जो एनिमल्स के लिए उगाई जाती है, यानी कि जो चारा डालते हैं हम एनिमल्स के लिए, सो उसको एज अ फॉडर क्रॉप भी उगाया जाता है नॉर्थ इंडिया में। देन नेक्स्ट है बाजरा, जो कि एक सीरियल है। ये भी जून टू सितंबर उगाया जाता है। इसके इम्पॉर्टेंट स्टेट्स हैं महाराष्ट्र, गुजरात, UP, राजस्थान एंड हरियाणा। ये ज़्यादातर हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट कंडीशन में होता है, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे कि ये जो एरिया है ये हॉट और ड्राई इनकी क्लाइमेट कंडीशन रहती है। ये ऑक्यूपाई करता है 5.2% ऑफ टोटल क्रॉप एरिया इन द कंट्री। और इसको हम ड्रॉट एंड रेसिस्टेंट क्रॉप भी कहते हैं। ड्रॉट जब सूखा पड़ता है, सो क्योंकि ये हॉट एंड, इसके लिए हॉट एंड ड्राई कंडीशन चाहिए, सो इसे हम ड्रॉट एंड रेसिस्टेंट क्रॉप भी कहते हैं। देन लास्ट है मेज़। इसका भी जून टू सितंबर ही है। एरियाज़ आप याद कर लेना देख के यहाँ से। इट इज़ ग्रोन एज फॉडर एज वेल एज फूड क्रॉप। ये भी एज फॉडर होती है। फॉडर जब हमने डिस्कस कर लिया, मतलब फूड फॉर एनिमल। फॉडर का मतलब होता है जो चारा होता है एनिमल्स के लिए। सो मेज़ को भी एज अ फॉडर और फूड क्रॉप्स उगाया जाता है। ये भी सेमी एरिड क्लाइमेट रीजन में उगती है और 3.6% ऑफ टोटल क्रॉप एरिया ऑफ द कंट्री। अब हम पढ़ेंगे पल्सेस के बारे में। इसके अंदर 2 क्रॉप्स आती हैं, एक होती है ग्राम और एक है तुर। और इसका जो महीना है वो है अक्टूबर
से मार्च का और तुर का है जून टू सितंबर। इनके ये एरियाज़ हैं MP, UP, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, और तुर के एरिया है महाराष्ट्र, UP, कर्नाटका, गुजरात एंड MP। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जैसे कि जो ग्राम है वो कहाँ उगाई जाती है, सब ट्रॉपिकल एरिया में। ये एक रेन फेड क्रॉप है। रेन फेड के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, वो क्रॉप जो बारिश पे डिपेंड होती है, वो उस टाइप की फार्मिंग। एंड ये 2.8 ऑक्यूपाई करती है, 2.8% ऑक्यूपाई करती है ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया इन द कंट्री। देन नेक्स्ट है तुर, जिसको हम रेड ग्राम या पिजन पी भी कहते हैं। ये भी 2.8% ऑक्यूपाई करती है ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया इन द कंट्री। देन नेक्स्ट है ऑयल सीड्स, जिसके अंदर 3 क्रॉप्स आती हैं, एक है ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन एंड सनफ्लावर। सो इसका जो मंथ है वो है जून से सितंबर। मस्टर्ड का है अक्टूबर से मार्च। अगर आप ये भी देख लें कि ग्राउंडनट किसका एग्जांपल है, रबी का है, खरीफ का है, तब भी आप ये आराम से लिख सकते हैं कौन से महीने में है, क्योंकि महीने तो आपको पता चल ही गए रबी और खरीफ के कौन कौन से होते हैं। ये कौन कौन से एरिया में होती है, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। मस्टर्ड कौन कौन से एरिया में है, उगाया जाता है राजस्थान, UP, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश। एंड सोयाबीन एंड सनफ्लावर कौन कौन से एरिया में होते हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। ग्राउंडनट कल्टीवेट होता है एज रबी क्रॉप इन साउथ इंडिया। ये कवर करता है 3.6% ऑफ टोटल क्रॉप एरिया इन द कंट्री। मस्टर्ड फ्लक्चुएट करता है फ्रॉम ईयर टू ईयर। फ्लक्चुएट मतलब कभी ऐसे बराबर नहीं रहता, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और ये ऑक्यूपाई करता है 2.5% ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया इन द कंट्री। देन सोयाबीन, इसको इरिगेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और 90% ऑफ सोयाबीन इज़ ग्रोन इन इंडिया। सो इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं कौन सी ऐसी क्रॉप है जो 90% इंडिया में उगाई जाती है, तो वो है सोयाबीन एंड सनफ्लावर। देन नेक्स्ट है फाइबर क्रॉप, जिसके अंदर 2 क्रॉप्स आती हैं। फाइबर क्रॉप वो होती है जिसे हम खाते नहीं हैं, हम यूज़ करते हैं अपने कपड़ों में और बैग्स वगैरह और भी चीज़ों में। और वो कौन सी क्रॉप है, कॉटन की और जूट की। सो इनका महीना दोनों का सेम है, तो याद करने में आसानी हो जाएगी, जून टू सितंबर। इनके एरियाज़ कौन कौन से हैं, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र। जूट के कौन से हैं, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसम। जूट एक कैश क्रॉप है। कैश क्रॉप वो क्रॉप होती है जो इसे खाया नहीं जाता, जो उगाई जाती है बेचने के लिए, सिर्फ बेचने के लिए उगाई जाती हैं, तो वो एक जूट है। एंड 3/5 ऑफ जूट इंडिया प्रोड्यूस करता है। इट ऑक्यूपाई 0.5% ऑफ टोटल क्रॉप एरिया इन दी कंट्री। अब हम पढ़ेंगे अदर क्रॉप्स, जिसमें कुछ हमारी बाकी जो क्रॉप्स हैं वो आएंगी, जैसे कि शुगर केन, गन्ना, टी एंड कॉफ़ी। सो शुगर केन कौन से एरियाज़ में होता है, UP, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। टी कौन से एरियाज़ में होता है, वेस्ट बंगाल, असम एंड तमिलनाडु। ये आपने बहुत सुना होगा, असम में तो बहुत ही मूवीज़ में भी होता है, तो उसमें टी प्लांटेशन भी दिखाते हैं। कॉफ़ी कौन कौन से एरिया में होता है, कर्नाटका, केरल एंड तमिलनाडु। कॉफ़ी का एक ऐड भी आता है जिसमें केरल या आई गेस कर्नाटक का मेंशन भी होता है, इस स्टेट का। सो कॉफ़ी नीचे के जो साउथ के एरिया हैं बहुत इंपॉर्टेंट, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु में उगाई जाती है। शुगर केन रेन फेड ट्रॉपिकल क्रॉप है और इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का, गन्नों का। 2.4% टोटल क्रॉप एरिया ऑक्यूपाई करता है ये। तो पेपर में आ सकता है इंडिया कौन सी ऐसी क्रॉप है जिसका इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो उसका आंसर है शुगर केन। देन टी, इट इज़ अ बेवरेज क्रॉप। वो क्रॉप्स बेवरेज मतलब पीने लायक जो होती हैं, और ये स्लोपिंग हिल्स में उगाया जाता है। असम में बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि 53.2% ऑक्यूपाइज टोटल क्रॉप एरिया। एंड इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी। सो कौन सी ऐसी क्रॉप है जिसका इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो वो है टी। देन है कॉफ़ी। सो कॉफ़ी की काफ़ी सारी वेराइटीज़ होती हैं, कुछ वेराइटीज़ आपकी बुक में भी हैं, जैसे कि रोबस्टा, अरेबिका, लिब्रेका,
इंडिया प्रोड्यूस अबाउट 32% ऑफ द वर्ल्ड एंड 7th पे वो रैंक करता है इन कॉफ़ी प्रोडक्शन। कौन से नंबर पे? 7th पे। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। कौन सी क्रॉप के लिए? कॉफ़ी के लिए। सो अब हम पढ़ेंगे स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू इंक्रीज फूड ग्रेन आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए थे ताकि जो फूड ग्रेन्स है वो बढ़ जाए। ये जो टॉपिक है इस पे ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट फॉलोड इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड इन इंडिया। और अच्छी बात यह है कि यही आपका जो एनसीईआरटी की बुक है उसका क्वेश्चन नंबर 3 का 2nd है। आपके एनसीईआरटी की बुक में आपको इजीली मिल जाएगा। आफ्टर इंडिपेंडेंस द इमीडिएट गोल ऑफ द गवर्नमेंट वॉज टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन बाय, कुछ पॉइंट्स हैं, स्विचिंग ओवर फ्रॉम कैश क्रॉप टू फूड क्रॉप, यानी कि कैश क्रॉप से फूड क्रॉप पर आना। सो कैश क्रॉप का मतलब होता है वो क्रॉप्स जो कि सेल करने के लिए, बेचने के लिए उगाई जाती है। सो गवर्नमेंट ने सबसे पहला क्या स्टेप लिया था? दे स्विच क्रॉप फ्रॉम कैश क्रॉप टू फूड क्रॉप्स। सेकेंड है इंटेंसिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग ओवर ऑलरेडी कल्टिवेटेड लैंड, मतलब कि क्रॉप्स को और भी ज़्यादा इंटेंसिफाई कर दिया था। थर्ड है इंक्रीजिंग कल्टिवेटेड एरिया बाय ब्रिंगिंग कल्टिवेबल एंड फॉलो लैंड अंडर प्लग। तो हमने ये पहले पार्ट में पढ़ा है, जो इस वीडियो का पहला पार्ट है कि कल्टिवेबल लैंड और फॉलो लैंड क्या होता है। सो गवर्नमेंट ने क्या किया था? इंक्रीज कर दिया था कल्टिवेटेड एरिया को, कल्टिवेबल एंड फॉलो लैंड को भी उसमें ऐड कर दिया था। अब इसमें क्या क्या चेंजेस आए थे? प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इंक्रीज एज द एम्फसाइसिस शिफ्ट फ्रॉम कैश क्रॉप टू फूड क्रॉप स्पेशली आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन। सो ग्रीन रेवोल्यूशन एक ऐसा टर्म है जो कि अगर आपके पास पॉलिटिकल साइंस है तो आपने ये टर्म सुना होगा, बट स्टिल मैं बता देती हूँ। 1960s के दौरान क्या हो रहा था, हमारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारी चीज़ें फेस कर रही थी, जैसे कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जो फूड क्रॉप्स थी, मतलब फसलें खाने पीने के लिए इतना लोगों के पास हो नहीं पा रहा था। और हमारी काफ़ी वॉर भी चल रही थी उस टाइम पे, चाइना से वॉर हुई थी, पाकिस्तान से वॉर हुई थी। इन सब चीज़ों की वजह से फूड क्रॉप फेलियर हुआ था और कहीं कहीं पे बहुत बाढ़ आ गई थी, मतलब बहुत सी चीज़ें प्रॉब्लम्स आ गई थी इस टाइम पे। सो इसलिए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली है क्या कि इसमें जो एग्रीकल्चर है वो ज़्यादा डेवलप होगा, यानी कि उसमें टेक्नोलॉजीज़ ज़्यादा यूज़ की जाएंगी, जिससे मशीन्स वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल होगा। इससे क्या था, फूड प्रोडक्शन जो था वो बहुत अच्छा हो गया था। यानी कि आप मान लीजिए कि एक जगह पे मैं जस्ट एक एग्जांपल के लिए दे रही हूँ, मान लीजिए कि 1 kg फसल उग रही है। सो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद उसी जगह पे 4 kg उगने लगी थी। सो इससे क्या होता, बहुत प्रोडक्शन होने लगा था। इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम IADP, ऐसे जो वर्ड्स आ जाते हैं तो उस पर प्लीज़ ध्यान रखिएगा, अपनी नोट्स में साइड में लिख दीजिएगा उसी टाइम पे, क्योंकि ऐसे 1 मार्क में आ जाते हैं फुल फॉर्म पूछने के लिए। इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम IAAP were launched in 1950s. India took advantage of HV टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस पैकेज। जो ग्रीन रेवोल्यूशन था उसमें भी ये जो टेक्नोलॉजी थी HV टेक्नोलॉजी और HYV सीड्स, ये सब फर्टिलाइज़र केमिकल्स, ये भी बहुत सही यूज़ होने लगे थे ताकि प्रोडक्शन जो है वो अच्छा हो जाए। केमिकल फर्टिलाइज़र इन इरीगेटेड लैंड पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात। इरिगेशन को भी बहुत ज़्यादा डेवलप कर दिया गया था, स्पेशली इन द एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात। क्रॉप्स इंटेंसिटी वॉज इंक्रीज, फॉलो लैंड वॉज ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन। ये सारे पॉइंट्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब ये क्वेश्चन आएगा तो आप 2 लाइन में तो लिखोगे नहीं, तो आपको ऐसे करके लिखना है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एंड इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम were launched. Introduction of packaged technology in green revolution helped to increase the food grain production in rain fed area. रेन फेड हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। रेन फेड मतलब होता है वो एरियाज जो
वो फार्मिंग जो कि सिर्फ बारिश पे डिपेंड होती है। सो ऐसे टाइप के एरियाज़ में एग्रो क्लाइमेट प्लानिंग इंट्रोड्यूस हुई थी 1980 में। 1990 द पॉलिसी ऑफ लिबराइजेशन एंड फ्री मार्केट इकोनॉमी ऑल्सो हेल्प। लिबराइजेशन हो गया था और फ्री मार्केट इकोनॉमी भी आई थी। इनिशिएशन ऑफ द पॉलिसी ऑफ लिबराइजेशन एंड फ्री मार्केट इकोनॉमी in 1990 is likely to influence the course of development of Indian agriculture. The Planning Commission of India initiated agro-climatic planning in 1988. Planning Commission of India ने ये agro-climatic planning introduce की थी so that balance agriculture development in the country. It also emphasized the need of diversification of India and harnessing of resources for development of dairy farming, poultry, horticulture, livestock rearing and aquaculture. सो इन सब चीज़ों पे भी बहुत ध्यान दिया गया था। डेयरी फार्मिंग वगैरह जो होते हैं, पशुपालन, और जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं, जैसे गाय को पालना और उनका दूध लेना, ये सब भी इन पे भी फोकस किया गया था। देन नेक्स्ट एक टॉपिक है ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट एंड टेक्नोलॉजी। सो इसमें हम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पढ़ेंगे कि टेक्नोलॉजी में कैसी ग्रोथ आके टेक्नोलॉजी में जब ग्रोथ आई थी तो उस कैसे फूड ग्रेन्स इंक्रीज़ हुआ था। सबसे पहले है इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन। सबसे पहले हेल्प हुआ था कि प्रोडक्शन बहुत अच्छा खासा बढ़ गया था, जैसे कि राइस, वीट, ये सारी जो फसलें होती हैं ये बहुत अच्छे से इंक्रीज़ हो गई थी। और जो बाकी क्रॉप्स है जैसे कि शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन, हैव ऑल्सो इंक्रीज्ड। In fact, India ranked first in the production of pulses and jute in 2008 to 09, यानी 2008 to 2009 में इंडिया की जो पोजीशन थी वो फर्स्ट थी इन द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस एंड जूट, और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया था इंडिया राइस, वीट, ग्राउंडनट, शुगर केन एंड वेजिटेबल्स का। अगर आपको इसकी रिटर्न फॉर्म चाहिए सो ये सारा जो रिटर्न है वो आपके पेज नंबर 55 पर है। 55 पे ही ये टॉपिक है ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट एंड टेक्नोलॉजी। मैं जस्ट आपको उस पैराग्राफ को समझा रही हूँ। देन नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन। सो इरिगेशन जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इरिगेशन का भी एक्सपेंशन हो गया था। इरिगेशन की हेल्प से हम बाकी जो टेक्नोलॉजीज़ थी जैसे कि केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करना और मशीन्स का यूज़ करना, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना, HYV सीड्स का यूज़ करना, ये सब भी पॉसिबल हो पाया था। लास्ट है मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी। सो मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में ये है कि जो केमिकल फर्टिलाइज़र है उनके यूज़ से 15 टाइम्स 15 गुना बढ़ गया था। सो अब हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं इंडिया, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करता है। सबसे पहले तो है डिपेंडेंस ऑन इरेक्टिक मानसून। इरेक्टिक मतलब होता है इर्रेगुलर, कि भाई रेगुलर मानसून तो है होता नहीं है, यहाँ पे इर्रेगुलर है। इनफैक्ट इरिगेशन भी सिर्फ 33% ही कवर करता है कल्टिवेटेड एरिया। बाकी सारा जो कल्टिवेटेड लैंड है वो किस पे डिपेंड है, रेनफॉल पे, बारिश पे। कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जैसे कि राजस्थान, वहाँ पे रेनफॉल बहुत ही कम होती है, और कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे रेनफॉल अच्छी होती है लेकिन वहाँ पे भी बाढ़ आने की वजह से, फ्लड की वजह से क्रॉप्स कई बार ख़राब हो जाती हैं। सो बेसिकली जिन एरियाज़ में बिल्कुल बारिश नहीं आती उनकी वजह से भी प्रॉब्लम है, और जिन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा बारिश आती है वहाँ पे भी प्रॉब्लम रहती है ड्यू टू इरेटिक मानसून। नेक्स्ट है लो प्रोडक्टिविटी। क्रॉप्स की, फसलों की पैदावार जो है हमारी कंट्री में वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल लेवल। जैसे कि अगर हम कंपेयर करें कि राइस, वीट, कॉटन और ऑयल सीड्स इंडिया में बहुत कम होती है इनकी पैदावार एज़ कम्पेयर टू US, रशिया एंड जापान। सो दिस इज़ ऑल्सो प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है कॉन्स्टेंट्स ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड इनडेप्टनेस। इनडेप्टनेस मतलब उधारी। सो इसी से हमें थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है
कि ये कुछ उधार से रिलेटेड है, यानी कि एक्चुअल में आजकल मॉडर्न एग्रीकल्चर में जो इनपुट्स लगाए जाते हैं, जो इनपुट्स यूज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे होते जा रहे हैं। ऐसे में जो स्मॉल फार्मर है और मार्जिनल फार्मर है वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, और वो कई बार उधारी पे ले लेते हैं या लोन ले लेते हैं, और कभी कभार उनकी जो क्रॉप्स है वो फेल हो जाती है, और या फिर उनको इतना अच्छा रिटर्न नहीं मिल पाता अपनी क्रॉप से, और इस वजह से दे फेल इनटू ट्रैप ऑफ इंडेप्टनेस, यानी कि उनके ऊपर उधारी और चढ़ जाती है, क्योंकि वो इतना अच्छा वो इतना अच्छे पैसे नहीं कमाएंगे, प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, तो जो उन्होंने पैसे लिए हैं, लोन वगैरह लिए हैं, वो उधार चुका भी नहीं पाते। स्मॉल फार्म साइज। सो हमारी कंट्री में बहुत सारे मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स हैं। 60% से ज़्यादा ऐसे फार्मर्स हैं जिनके पास ज़मीन 1 हेक्टर से कम है। नेक्स्ट है लैक ऑफ कमर्शलाइजेशन। सो कमर्शलाइजेशन मतलब होता है बिजनेस। बेसिकली काफ़ी सारे फार्मर्स ऐसे होते हैं जो क्रॉप्स प्रोड्यूस करते हैं, फसलें उगाते हैं सेल्फ कंजप्शन के लिए, यानी कि अपने लिए ही, अपने और अपनी फैमिली के लिए। इन फार्मर्स के पास इतना लैंड नहीं होता, इतनी ज़मीनें नहीं होती कि वो इतना बहुत ज़्यादा फसलें उगा पाए ताकि वो बेच पाए। इतनी ज़मीनें उनके पास होती नहीं है, उनके पास कम छोटी ज़मीनें होती हैं। और इसमें कौन कौन से फार्मर्स आते हैं? स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स। ये फूड ग्रेन्स उतनी ही उगाते हैं जितना इनकी फैमिली के काम आ पाए। नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोज़गारी, जॉब ना होना। सो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है जो कि 4 से 8 महीने तक का होता है, क्योंकि जैसे कि मान लीजिए हमें पता है कि हर फसल पूरे साल नहीं उगती, कोई फसल ऐसी होती है जो पूरे साल उगती है, बाकी मोस्टली फसलों के सीज़न होते हैं, वो सीज़न के अकॉर्डिंग होती है। कुछ फसल होती है रबी, कुछ खरीफ, जो हमने अभी पढ़ लिया है। सो मान लीजिए कोई एक फार्मर है, वो इस लैंड पे ऐसी फसल उगाता हो जो कि समर की हो, लेकिन अब विंटर्स आ गई हैं, तो अब वो क्या करेगा? सो उसे कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, के सीज़न के हिसाब से। ऐसे नहीं कि वो पूरे साल ही बेरोज़गार है, इट जस्ट कि उसका सीज़न ख़त्म हो चुका है, अब नए सीज़न में यानी कि दूसरे सीज़न में वो अनएम्प्लॉय है, जो 4 से 8 महीने तक रहती है। और रेनफॉल भी इसका फैक्टर हो सकती है, जैसे कि कुछ एरियाज़ है जो रेन फेड होते हैं, रेन फेड फार्मिंग होती है, जहाँ पे जो हमने अभी डिस्कस कर लिया है रेन फेड फार्मिंग भी। सो अगर वहाँ पे बारिश नहीं है तो, या उस साल बारिश नहीं आई उस हिसाब से, तो वो भी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में आ जाएगा। लास्ट है डिग्रेडेशन ऑफ कल्टिवेबल लैंड। तो डिग्रेडेशन मतलब कम होना, क्वालिटी का कम होना। सो जितनी कल्टिवेबल लैंड है उसकी अब क्वालिटी कम होती जा रही है, क्योंकि कई फार्मर्स जो हैं वो गलत इरिगेशन स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, और उससे क्या होता है, लैंड रिसोर्स की जो लैंड की ज़मीन की जो क्वालिटी है वो कम हो जाती है, वो पहले की तरह उपजाऊ नहीं रहती। कभी कभार बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ करने से भी लैंड की क्वालिटी कम हो जाती है।